हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल। तो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है लोहा यानी आयरन। तो आयरन क्या है बच्चों? ये एक धातु है, इसका सिंबल Fe होता है। एक धातु है, इसका सिंबल क्या होता है? Fe होता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे बच्चों आयरन। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। देखिए, लोहा मानव सभ्यता का एक प्रमुख हिस्सा रहा है और लौह युग सबसे लंबा चलने वाला ऐतिहासिक काल भी था। यानी कि जो लोहा है ये हमारे कल्चर का एक प्रमुख हिस्सा रहा है और जो ये लौह युग है ये सबसे लंबा चलने वाला ऐतिहासिक काल भी था। लोहा एक सक्रिय धातु है। जो लोहा है वो क्या है? हमारी एक सक्रिय एक्टिव धातु है तथा ये प्रकृति में अन्य तत्वों के साथ संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। यानी ये सक्रिय है। तो ये पृथ्वी पर जो अन्य धातुएं हैं या अन्य तत्व हैं उनके साथ क्या करता है? क्रिया करता है और संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। लोहे का प्रमुख अयस्क हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं बच्चों। क्या था हमारा? हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नाटाइट Fe3O4, सीडेराइट FeCO3, आयरन पैराइट FeS2 इत्यादि। ये क्या है? ये सब लोहे के प्रमुख अयस्क हैं। तो हम अब पढ़ते हैं लोहे का धातु कर्म यानी मेटलर्जी ऑफ आयरन। अभी आपने देखा लोहे के प्रमुख अयस्क और अब हम पढ़ेंगे लोहे का धातु कर्म। देखिए, छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला लोहे का प्रमुख अयस्क हमारा क्या है? हेमेटाइट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि छत्तीसगढ़ में लोहे का कौन सा अयस्क पाया जाता है तो आप सब बता सकते हैं क्या है? हेमेटाइट, जिसका फार्मूला है Fe2O3। अयस्क को खदान से प्राप्त करने के पश्चात उसे कूट कर क्रशर या स्टैम्प मिल द्वारा महीन चूर्ण में बदला जाता है तथा गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा उसका सांतरण किया जाता है। यानी कि सबसे पहले अयस्क का सांतरण होता था और हम लोगों ने कई विधियां भी पढ़ी थी। एक चाक उत्प्लावन विधि थी, एक चुंबक विधि थी, दूसरा गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा था। इस तरीके से क्या करते हैं? उसका सांतरण करते हैं। तो जो हमारा लोहे का एक्स का सांतरण है यानी किसका? हेमेटाइट का, उसका सांतरण किस विधि द्वारा किया जाता है? गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा उसका सांतरण किया जाता है। सांतरण के पश्चात एक्स का भर्जन करते हैं जिसमें एक्स में उपस्थित आर्सेनिक और सल्फर की अशुद्धियां वाष्पशील ऑक्साइड बनकर दूर हो जाती है। यानी कि सांद्रण करने के पश्चात क्या करते हैं? जो सांद्रण के पश्चात जो अयस्क है उसका भर्जन करते हैं जिसमें उसमें पाए जाने वाली जो अशुद्धियाँ होती हैं वो कौन सी होती हैं? इम्प्योरिटीज़ हमारी, जैसे सल्फर की और ऑक्साइड, ये सब हमारी वाष्प बनकर यानी कि वेपर्स के थ्रू बनकर दूर हो जाती हैं। अयस्क रंध्रमय यानी पोर्समय हो जाता है, उसमें पोर्स हो जाते हैं जिससे उसमें धातु का अपचयन सुविधाजनक हो जाता है, जिससे धातु प्राप्त करना हमारा सुविधाजनक हो जाता है। देखिए यहाँ पर दो रिएक्शन भी दिया गया हुआ है बच्चों। क्या है हमारा? As+3O2 क्या बन रहा? आर्सेनिक ऑक्साइड। इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं ऑक्साइड। और ये दोनों क्या, देखिए वेपर्स के थ्रू ये इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती है, जिसको देखिए एरोज यानी कि अप एरोज के द्वारा इसको यहाँ पर देखिए दिखाया भी गया है। फिर है अयस्क की मुख्यतः रेत अशुद्धियों के रूप में पाई जाती हैं। अब अयस्क में जो मुख्यतः रेत है वो अशुद्धि के रूप में पाई जाती है जिसे प्रगलन के समय चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट की सहायता से हटाते हैं। अब इसमें क्या पाई जाती है? रेत। जो अशुद्धि इम्प्योरिटीज के रूप में रेत पाई जाती है, जब प्रगलन की प्रक्रिया होती है तो उसमें चूना पत्थर के द्वारा उसको यानी कैल्शियम कार्बोनेट की सहायता से हटाते हैं। लोहे के ऑक्साइड का अपचयन कार्बन इन ब्रैकेट है बच्चों कोक या एंथ्रासाइड द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में अधिक तापमान, कितने तापमान की ज़रूरत बता रहा है यहाँ पर? देखिए 1800 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। अगर ये प्रक्रिया रुक रुक कर की जाए तो मिश्रण को बार बार गर्म करने से ऊष्मा का अपव्यय होता है। अगर इसी प्रक्रिया को बार बार रुक कर करें तो मिश्रण को जब बार बार गर्म करेंगे तो ऊष्मा हमारी क्या होती है? बर्बाद होगी, अपव्यय होगा। फिर इसीलिए प्रगलन एक बड़ी वात्या भट्टी में निरंतर किया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा आपके बुक में वात्या भट्टी का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए लिखा है भर्जित अयस्क यानी चूना पत्थर कोक
ठीक है। उसके बाद फिर व्यर्थ गैसेस जो हैं, फिर अग्नि से ईंटों का ये बना होता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर देखिए हर पार्ट्स में अलग अलग है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से इसको वात्या भट्टी है जिसका टेम्परेचर हर पार्ट्स का अलग अलग। देखिए डाउन में सबसे नीचे जब हमारा भर्जित अयस्क, चूना पत्थर, कोक मिला के जब डालते हैं तो हर तापमान पर उसका रिएक्शन होता है, और लास्ट में बच्चों देखिएगा यहाँ से हमको पिघला लोहा प्राप्त हो रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग इसको नेक्स्ट पेज से इसको समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो भी आपने वात्या भट्टी देखा है उसी का स्ट्रक्चर बताया है कि वात्या भट्टी इस्पात से बनी बेलनाकार भट्टी होती है। ठीक है ना। इसकी भीतरी सतह पर अग्नि से ईंटों का स्तर लगा होता है। बीच में चौड़े स्थान पर नालियाँ बीच में चौड़े स्थान पर नलियाँ होती हैं जिसके द्वारा भट्टी में गर्म हवा यानी 700 से 800 डिग्री सेल्सियस भेजी जाती है। यानी जो नलियाँ होती हैं इन्हीं के जिसके द्वारा भट्टी में गर्म हवा 700 से 800 डिग्री सेल्सियस भेजी जाती है। भट्टी के ऊपरी सिरे की अभिक्रिया में बनी गैसें निकलने का मार्ग होता है। हम लोगों ने यहाँ पर देखा था भट्टी की ऊपरी सतह पर, देखिए यहाँ पर उसकी ऊपरी सतह थी ना बच्चों। यहाँ पर देखिए ये यहाँ से क्या है, व्यर्थ गैस है, यानी यहाँ से गैस निकलने का मार्ग है इसको। और यहाँ पर देखिए ये अग्नि सा ईंटों का बना होता है। ठीक है ना। यहाँ से गर्म हवा दिखा रहा है, यहाँ से धातु मल का स्तर है, यहाँ से पिघला हुआ धातु है। तो ये वात्या भट्टी जो होती है वो इस्पात की बनी बेलनाकार भट्टी होती है जिसमें अग्नि सा ईंटों का स्तर लगा होता है। बीच के चौड़े स्थान पर नलियाँ होती हैं जिसके द्वारा भट्टी में गर्म हवा यानी 700 से 800 डिग्री सेल्सियस भेजी जाती है। भट्टी के ऊपरी सिरे से अभिक्रिया से बनी गैस निकलने का मार्ग होता है। निचले भाग में 2 छिद्र होते हैं जिनमें से ऊपरी छिद्र में धातु मल और निचले छिद्र से पिघली हुई धातु निकल जाती है। अभी हम लोगों ने देखा था कि निचले भाग में 2 छिद्र थे, एक से क्या था, पिघली हुई, जिनसे ऊपरी छिद्र से धातु मल तथा निचले छिद्र से पिघली हुई धातु निकल जाती है। यहाँ पर देखिएगा बच्चों ये पूरा डायग्राम यानी वात्या भट्टी का बताया गया आपको, इसको याद रहे। यहाँ पर एक धातु मल का एक स्तर निकल रहा है, ऊपरी छिद्र से धातु मल का, ये देखिए यहाँ से पिघला हुआ आप लोहा प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से वात्या भट्टी के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने पढ़ा और देखा और समझा। फिर अब देखिए यहाँ पे कैसे इसको होता है इसको समझ लेते हैं। भर्जित अयस्क को चूना पत्थर तथा कोक के साथ मिलाकर वात्या भट्टी में ऊपर से डाला जाता है। अभी आपने देखा था सबसे पहले ऊपर जो भर्जित अयस्क है इसको देखिएगा, ये भर्जित अयस्क चूना पत्थर और कोक मिलाकर कहाँ डाल रहे हैं, ये वात्या भट्टी में डाल रहे हैं। ठीक है ना। किस में डाला जाता है, वात्या भट्टी में डाला जाता है। फिर और नीचे से गर्म हवा भेजी जाती। वात्या भट्टी का तापमान एक सा नहीं रहता। हमने देखा कि हर हिस्से का तापमान अलग अलग है। जैसे जैसे अयस्क, चूना पत्थर तथा कोक नीचे की ओर आते हैं तापमान के विभिन्न क्षेत्रों से उन्हें होकर गुजरना पड़ता है। यानी कि जैसे वो ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो उन्हें तापमान के हर स्तर से होकर गुजरना पड़ता है। वात्या भट्टी में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। जब वो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे कोक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। अब जो कोक है वो किससे अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। चूंकि कोक अधिक मात्रा में डालते हैं अतः बचा हुआ कोक बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड से पुनः क्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। अब यहाँ पर पहले स्टेप में आपने देखा जो कोक है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। अब यहाँ पर पूरा कोक जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि कोक की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए जो बचा हुआ कोक है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से, और क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। कोक की कुछ मात्रा ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा से अभिक्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है। इस प्रक्रिया में भट्टी के उच्च ताप यानी कि अब यहाँ पर देखिए फिर ये कार्बन क्या जो है हमारा कोक, ये फिर जो ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा जो रहती है उससे अभिक्रिया करके फिर ये क्या बना रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है। इस प्रक्रिया में भट्टी के उच्च ताप यानी ये जो प्रक्रिया है ये किस ताप पर होती है, 400 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। यानी 400 से 900 के बीच ये रिएक्शन होता है। फिर
ऑक्साइड अयस्क। अब यहाँ पर देखिए ऑक्साइड अयस्क कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये क्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अब ये ऑक्साइड अयस्क है हमारा Fe2O3। ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करता है और क्या बना रहा है, आयरन बना लेता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया। ये क्रिया ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी क्यों है, क्यों ये क्रिया ऊष्माक्षेपी आप समझते होंगे कि इसमें ऊष्मा निकलती है, ठीक है ना, इसमें ऊष्मा निकलती है इस अभिक्रिया में के कारण, यानी कि जो जिससे ऊष्मा निकल रही है इसी के कारण वात्या भट्टी का ताप उच्च बना रहता है। क्यों, क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसके वजह से भट्टी का ताप उच्च बना रहता है। अतः कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं जाने दिया जाता और पुनः भट्टी में भेज दिया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कोक से क्रिया करती है। कुछ मात्रा में हेमेटाइट भी कोक के साथ अभिक्रिया करके लोहा और कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित होता है। यहाँ पर देखिए, यानी कुछ कार्बन, हमारा कार्बन भी क्या करता है, कुछ कोक भी क्या करता है बच्चों, वो हेमेटाइट से क्रिया करता है और साथ में आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित होता है। फिर भट्टी के उच्च ताप यानी 900 से 1200 तक क्या होता है, चूना पत्थर का विघटन होता है। चूना पत्थर का विघटन होता है और ये अनबुझा चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। यानी कि भट्टी के उच्च ताप 900 से 1200 तक जो चूना पत्थर क्या होता है, विघटित हो जाता है और ये किस में बदल जा रहा है, अनबुझा चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड में बदलता है यानी CaO में, तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। ये एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अब यहाँ पर देखिए अभिक्रिया कौन सी, ऊष्मा शोषी। इसमें ऊष्मा एब्जॉर्ब होती है, क्या होती है, शोषित होती है, ठीक। इसीलिए चूना पत्थर की सीमित मात्रा ही भट्टी में डाली जाती है। अधिक मात्रा के उपयोग से ऊष्मा की हानि होगी। अगर अधिक चूना पत्थर डाल देंगे तो क्या होगा, ऊष्मा शोषित होने लगेगी और ऊष्मा की हानि होती है। इस अभिक्रिया में बनने वाला अनबुझा चूना जो होता है वो अयस्क की अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है। समझ गए होंगे कि इस अभिक्रिया में जो अनबुझा चूना होता है वो क्या करता है, एक्स की जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर करने में प्रयुक्त होता है। इसे गालक कहते हैं। अक्सर बच्चों पूछा जाता है गालक क्या है, तो अनबुझा चूना जो होता है अशुद्धियों को दूर करने में प्रयुक्त होता है वही हमारा क्या कहलाता है, गालक। यह सिलिका से अभिक्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है जिसे धातुमल यानी स्लैग भी कहते हैं। ये भी क्लियर कर लीजिएगा, धातुमल और स्लैग क्या है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों नीचे दो रिएक्शन दिया है कि कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बंद हो रहा है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड गालक और SiO2 की जो है अशुद्धियाँ से मिलाकर क्या बनाता है, हमारा कैल्शियम सिलिकेट यानी धातुमल कहते हैं। भट्टी का ताप 1200 से 1600 होने के कारण लोहा तथा कैल्शियम सिलिकेट पिघली अवस्था में रहते। इतना ऊंचा ताप होता है कि ये जो हमारा लोहा है और कैल्शियम सिलिकेट ये क्या होते हैं, दोनों पिघली अवस्था में रहते हैं। दोनों के घनत्व में अंतर होता है जिसके कारण भट्टी की तली में दो परत के रूप में एकत्रित होते हैं जिन्हें समय समय पर अलग अलग तलों के साथ निकाल लिया जाता है। यानी जो भारी होगा वो नीचे की ओर आ जाएगा, जो हल्का होगा उससे ऊपर की आएगा। तो इन दोनों में घनत्व में अंतर होने के कारण ये दो तल में बैठ जाते हैं जिन्हें समय समय पर अलग अलग तलों पर स्थित निकास द्वारा निकाल लिया जाता है। तो इसको बच्चों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे किस किस तरीके से लोहा धातु प्राप्त की जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं, वात्या भट्टी से प्राप्त इस लोहे में काफ़ी मात्रा में कार्बन मिला होता है। क्या मिला रहता है, कार्बन। जो वात्या भट्टी से हमको लोहा मिलता है उसमें कार्बन मिला रहता है जिसे कच्चा लोहा यानी पिग आयरन भी कहते हैं। इसे अलग अलग प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है और भिन्न भिन्न ग्रेड के लोहों का निर्माण करते हैं। ग्रेड भी होता है, जिस तरीके से इसमें भी लोहे में भी ग्रेड होता है, जैसे ढलवा लोहा तथा पिटवा लोहा आदि। तो बच्चों हम लोगों ने समझा सीखा कि कैसे लोहा धातु हमको मिलती है, प्राप्त होती है, किस प्रोसेस के थ्रू होती है, और लोहा जो है वो मिलने के बाद कच्चा लोहा कहलाता है। क्यों, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में कार्बन मिला रहता है। और इसी तरीके से ग्रेड भी इसके भिन्न भिन्न होते हैं लोहे के,
जैसे कि आप लोग सोने पे भी देखते हैं ग्रेड का, उसी तरीके से इसमें भी भिन्न भिन्न ग्रेड के होते हैं, जैसे ढलवा लोहा तथा पिटवा लोहा इत्यादि। अब ये बच्चों धातु जो छत्तीसगढ़ में धातु शिल्प है, इसको आप लोगों को पढ़ना है। जो छत्तीसगढ़ है में जो है बच्चों, ये पारंपरिक शिल्पकला जो हमारी है वो लोहा शिल्प ही है। तो इसको आप लोग अच्छे से होमवर्क में पढ़ लीजिए, कुछ भी नहीं है, इससे क्या क्या बनते थे इस तरीके की चीज़ों को दिखाया गया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वात्या भट्टी के तापक्रम को उच्च बनाए रखने हेतु कौन सी अभिक्रिया सहायक होती है, या लोहे के निष्कर्षण हेतु वात्या भट्टी में गालक के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। तो ये दोनों बच्चों आप लोग को एज ए होमवर्क सेंड करना है, इसको ध्यान रखिएगा और सेंड व्हाट्सएप नंबर पर मेरे सेंड करिए। अब हमारा टॉपिक आता है संचारण यानी कोरजन क्या है, तो इसको हम लोग देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ संचारण मोटा मोटा समझ लीजिए कि धातु पर ऑक्साइड की परत का जमना ही क्या कहलाता है, संचारण। समझ गए ना। आपने कभी देखा होगा जैसे एल्युमिनियम है, वो ऑक्सीजन और नमी के साथ क्रिया करके ऑक्साइड की परत जम जाती, वही क्या कहलाता है, संचारण। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं संचारण। हम जानते हैं कि क्रियाशील धातुएं जैसे जिंक, एल्युमिनियम शीघ्र ऑक्सीजन तथा नमने से क्रिया करती हैं और उनके यौगिकों में परिवर्तित होती हैं। ये क्रिया संचारण कहलाती है, ठीक है ना। लोहे की ऑक्सीजन और जल से क्रिया को जंक लगना कहते हैं। लोहा जो है वो ऑक्सीजन और जल से क्रिया करना क्या कहलाता है, जंक लगना। यहाँ हम जंक लगने की प्रक्रिया तथा उससे बचने के तरीके का अध्ययन करेंगे, कैसी प्रक्रिया है उसका और उससे बचने के क्या उपाय हैं उसको देखेंगे। तो बच्चों इसको हम लोग एक एक्टिविटी के द्वारा देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक नोटिफिकेशन आपको दिया गया है कि इस क्रियाकलाप को गर्मी या सर्दी के मौसम में किया जाना चाहिए। वर्षा ऋतु में नमी अधिक होने के कारण परिणाम प्राप्त करना कठिन। जो ये एक्टिविटी है इसको बोलना है सर्दी या गर्मी के मौसम में ही करें इसको। तो बच्चों इसमें एक्टिविटी में क्या करना है, 3 प्रक्रिया लेना है जिन्हें क्रमशः आ, बा तथा सा नाम देना है। देखिए आ, बा और सा बुक में भी दिखाया गया है। प्रत्येक प्रश्नली में 3 से 4 आलपिन डालिए। सब प्रश्नली में टेस्ट ट्यूब में हमको 3 से 4 आलपिन डालना है। प्रश्नली आ में इतना पानी डालें कि आलपिन डूब जाए, यानी कि फर्स्ट प्रश्नली आ में हमको इतना पानी डालना है कि इसमें ये जो आलपिन है ये इसमें डूब जाए। प्रश्नली बा में सिर्फ हम लोग को क्या रखना है, भीगी रुई, ठीक है ना। और प्रश्नली सा में रखे आलपिन को ऐसे ही रहने देना है, इसमें कुछ भी नहीं रखना, ना पानी ना भीगी रुई, ये सूखी प्रश्नली, इसमें सिर्फ आलपिन ही डालकर रखना है। अब तीनों आपने समझ लिया कि कैसे एडजस्ट करना है। फिर प्रश्नली, अब तीनों प्रश्नलियों के मुंह पर गुब्बारे लगाकर वायुरोधी कर, यानी कि गुब्बारे लगा दीजिए ताकि वायु अंदर ना जा सके। तीनों प्रश्नलियों को स्टैंड में कर गर्म जगह यानी धूप में रख दें तथा 3 से 4 घंटे के बाद अवलोकन करें। चित्र 9, ठंड में क्रिया की गति धीमी होती है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन सारे को धूप में रख दें और 3 से 4 घंटे के बाद इसको देखें। और ठंडक में ये अभिक्रिया जो होती है वो धीमी गति से हो जाती है, धीमी गति से होती। क्या तीनों प्रक्रियाओं में रखे आलपिन पे जंक लग गया? क्या जंक लगने की मात्रा समान है? क्या प्रश्नली में लगे गुब्बारे की स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ? ये परिवर्तन किस गैस के बनने अथवा खर्च होने के कारण हुआ? ठीक है ना। किस प्रश्नली में आ, बा तथा सा में अधिक परिवर्तन हुआ? अभी ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर है लोहे पर जंक लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की होना आवश्यक है, लेकिन जंक लगने पर अन्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे लवण तथा अम्ल की उपस्थिति। इनकी उपस्थिति में जंक अधिक शीघ्रता से लगता है। फिर इसीलिए समुद्र के पास इलाकों में लोहे पर जंक जल्दी लगता है। धातु की प्रकृति में संचारण यानी धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत का जमना लगने की प्रक्रिया की दर को प्रभावित करती। अधिक क्रियाशील धातु पर संचारण शीघ्र होगा। फिर वायुमंडल में अशुद्धियाँ, धातुओं की प्रकृति तथा परिवेश के पीएच मान से परिवर्तन से भी धातु के संचारण के दर में परिवर्तन होता है। तो ये बच्चों आप लोगों ने देखा। अब हम इसको और समझते हैं। देखिए यहाँ पर 3 प्रश्नलियाँ थी और बोल रहे हैं क्या सब में जंक लगने की प्रक्रिया समान हुई?
3-4 घंटे के बाद अब क्या सब, तो बच्चों यहाँ पे बता रहे थे कि क्या आप तीनों में, क्या तीनों प्रखनलियों में जंक लगने की मात्रा समान है? तो तीनों प्रखनलियों में बच्चों जंक लगने की मात्रा समान नहीं होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, जहाँ नमी अधिक होगी वहाँ पर जंक जल्दी लगेगा और जहाँ पर नमी कम होगी वहाँ पर जंक लगने की प्रक्रिया कम होगी। क्या यहीं पर है, क्या प्रखनलियों में लगे गुब्बारे की स्थिति में भी परिवर्तन होगा? अब ये परिवर्तन कैसे होगा? जैसे कोई गैस बनने से, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने से या ऑक्सीजन गैस के खर्च होने से ये परिवर्तन होगा। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सी गैस बनने से, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने से या ऑक्सीजन गैस के खर्च होने से इसमें परिवर्तन होगा, खर्च होने के कारण हुआ परिवर्तन। फिर किस प्रखनली आबासा में अधिक परिवर्तन होगा? तो जिसमें प्रखनली आ में हमने देखना अधिक परिवर्तन हुआ। क्यों क्यों ऐसा हुआ? इसको क्योंकि यहाँ पर जो थी वो कंडीशन ज़्यादा थी, नमी ज़्यादा थी यहाँ पर, तो इसलिए कि परिवर्तन जो आ है इसमें अधिक परिवर्तन हुआ। फिर लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी का होना आवश्यक है। ठीक है, ऑक्सीजन और नमी का होना, लेकिन जंग लगने पर अन्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे लवण या अम्ल की उपस्थिति का। इनकी उपस्थिति में जंग अधिक शीघ्रता से लगता है, यानी कि जो जंग लगता है उसमें लवण भी एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे कि लवण या अम्ल उपस्थित हों तो जंग अधिक शीघ्रता से लगता है। जैसे समुद्र के पास इलाकों में जो लोहे पर जंग जो है वो अधिक जल्दी लग जाता है, इसीलिए वहाँ लोहे के सामान जो है वो समुद्र के पास इलाकों के जल्दी खराब होने लगते हैं। धातु की प्रकृति भी संक्षारण क्या है? देखिए, धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत का जमना, यही क्या कहलाता है? हमारा संक्षारण। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑक्साइड का परत का जमना लगने की दर को प्रभावित करती है। फिर अधिक क्रियाशील धातुओं पर संचारण शीघ्रता से होता है। जो धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, एक्टिव होती हैं, उन पर जो संचारण है वो शीघ्रता से होता है। वायुमंडल में जैसे अशुद्धियाँ, धातुओं की प्रकृति तथा परिवेश के पीएच मान से भी धातु की संचारण दर में परिवर्तन होता है। यानी कि परिवेश का भी असर पड़ता है, पीएच के भी एक वैल्यूज़ है इसमें, और वायुमंडल में पाए जाने वाली अशुद्धियाँ, ये सब क्या होती हैं? संचारण दर में परिवर्तित, से संचारण के दर में परिवर्तन होता है। अब जो जंग लग गया बच्चों, उसको नियंत्रित कैसे करते हैं सब आप लोग जानते हैं, या पेंट वगैरह करा लेते हैं लोहे पर, उस तरीके से करके हम जंग को क्या करते हैं, जंग लगने से बचा सकते हैं। तो हमने क्रियाकलाप वित्त में देखा कि हवा और पानी की उपस्थिति से लोहे पर जंग लगता है। फिर अभी हमने देखा था कि हवा और पानी दोनों की उपस्थिति हो जिस पर क्या होगा, जंग लगेगा। इसीलिए अधिकांश जंग रोधी विधियों से धातु का हवा और पानी के संपर्क को रोका जाता है। लोहे तथा वायुमंडल के मध्य जंग रोधी परत लगाने के लिए रोधिका रक्षण कहलाती है, यानी कि बैरियर प्रोटेक्शन कहलाती है, जिससे लोहे पर पेंट या ग्रीस लगाया जाता है, ताकि जो लोहे पर अगर हम पेंट लगा दें या ग्रीस, तो वो क्या होगी, वायुमंडल के संपर्क में नहीं आ पाएगी, जिससे जंग नहीं लग पाएगी। विद्युत लेपन के द्वारा भी लोहे के ऊपर टिन, निकेल, क्रोमियम जैसी धातु की परत चढ़ाई जाती है। इस तरीके की प्रोसेस के द्वारा हम जंग लगने को नियंत्रित कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है ताकि आप अपने घर और स्कूल में लोहे की बनी वस्तुओं की आप सूची बनाएं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है कि अधिक सक्रिय धातुओं का उपयोग करके भी धातु को संचारण से बचाया सकता है। ये प्रक्रिया उत्सर्ग रक्षण कहलाती है। आपने गैल्वेनाइज्ड लोहे के बारे में सुना आपने है, इसमें लोहे के वस्तु के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाते हैं। कोई भी गैल्वेनाइज्ड क्या है, किसी भी लोहे के ऊपर क्या चढ़ा देते हैं, जिंक की पतली परत चढ़ाते हैं। जिंक लोहे से ज़्यादा क्रियाशील है, इसीलिए ज़्यादा आसानी से ऑक्सीजन से क्रिया करता है और मोटी परत जिंक ऑक्साइड के रूप में रहता है, अतः लोहा जंग लगने से बच जाता है। तो गैल्वेनाइज्ड के द्वारा भी लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है।
अब यहाँ पर देखिए कुछ धातुओं में जंक रोधी विलयन लगाकर भी संक्षारण से बचाव किया जाता है। इस विधि में क्षारीय क्रोमेट या क्षारीय फास्फेट विलयन को जंक रोधी विलयन के रूप में उपयोग किया जाता है। ये भी विधि है जंक लगने रोकने के लिए। कभी कभी लोहे को अन्य धातुओं के साथ मिलाकर मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं जिन पर जंक बहुत कम या नहीं लगता है। यानी मिश्र धातु अगर आप बना लें लोहे को मिलाकर हो तो उस पर भी जंक नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखिएगा जंक लोहे पर जंक लगने की रासायनिक सिद्धांत दिया गया हुआ है। तो ये क्या है इसको देख लीजिए। देखिए इसमें है कि ये कैसे इसको समझिए। ठीक है बच्चों, यानी कि संक्षारण की क्रिया विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। जब धातु जैसे लोहे को वायु और नमी युक्त वातावरण में रखा जाता है तब धातु की सतह पर धनात्मक और ऋणात्मक क्षेत्र निर्मित होने, यानी धातु की जो सतह है वही धनात्मक और ऋणात्मक क्षेत्र की तरह व्यवहार करती है, यानी उसी की तरह बिहेव करने लगती है। निर्मित हो जाने के कारण सतह जो विद्युत रासायनिक सेल के भांति कार्य करने, जो सतह है धातु की वो किसकी तरह कार्य करने लगती है, एक विद्युत रासायनिक सेल के भांति कार्य करने। यानी कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया में क्या चीज़ें, नमी तथा ऑक्सीजन जैसे महत्वपूर्ण कारक की उपस्थिति आवश्यक होती है बच्चों। ठीक है ना। इस प्रक्रिया में लोहे की जो सतह है वो विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करने लगती है। क्लियर हुआ ना। इस सेल में जो लोहे का एक हिस्सा समझ लीजिए एनोड हो जाता है और दूसरा हिस्सा जो कैथोड की तरह कार्य करता है। यानी विद्युत रासायनिक सेल में दो हिस्से होते हैं ना, एक एनोड एक कैथोड का। इसी तरीके से हमारे जो ये धातु की जो सतह है वो भी एक एनोड का और एक कैथोड का कार्य करती है। लोहे का एक हिस्सा एनोड की तरह और दूसरा हिस्सा कैथोड की तरह कार्य करता है। अब नमी जिसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड विलय है। अब नमी कहाँ से आई, इसमें क्या क्या विलय, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों विलय है इस नमी में। ठीक है ना। इतना तो किसकी तरह कार्य करने लगेगी, विद्युत अपघट्य की तरह। किसकी तरह कार्य करेगी, विद्युत अपघट्य की तरह। फिर लोहे में जंग लगने का विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं को भी हम देख लेते हैं कैसे लगता है। तो आपने क्या समझा यहाँ पर, जो लोहे की सतह है ये विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करती है। इसका एक हिस्सा एनोड की तरह दूसरा हिस्सा कैथोड की तरह। और जो नमी है इसमें क्या क्या विलय, हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किसकी तरह कार्य करती है, ये विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करती है। यहाँ पर देखिए अब एनोड पर यहाँ पर देखिए क्रिया कराई गई है कि आयरन जो है Fe+2 के रूप में विलयन में चला जाता है। ठीक है ना। अब कैथोड पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन जल के अणुओं द्वारा ले लिया जाता है तथा हाइड्रोक्साइल आयन बनाते हैं। फिर एनोड पर जो Fe+2 आयन है और OH- आयन से क्रिया करके क्या बना रहा है, ये Fe+2 और OH- आयन ये दोनों क्रिया करके क्या बनाते हैं, हमारा FeOH का होल ट्वाइस। ये आयरन हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है, आयरन हाइड्रोक्साइड। वायुमंडल की ऑक्सीजन द्वारा नमी की उपस्थिति में हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड में ये बदल जाता है। अब ये जो आयरन हाइड्रोक्साइड है ये किस में बदल जाता है, जो वायु है इसमें जो नमी है उसकी ऑक्सीजन लेता है। ठीक है ना। और नमी है यानी जल है तो ऑक्सीजन और जल यानी नमी दोनों किस में बदल जाता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड में बनाता है। यही हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड क्या है, जंग कहलाता है। क्या कहलाता है ये बच्चों, जंग कहलाता है। इसको समझिएगा, अच्छे से सीखिएगा। यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ भी है कि जो जंग है वो से घुल कर के है आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है ना। ये देखिए उल्टा है ना, आयरन हाइड्रोक्साइड हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है। ये जंक है हमारा हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। एक एनोड की तरह कार्य कर रहा है, एक कैथोड की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है ना। फिर एक Fe किस में बदला है, Fe+2 पर। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, जो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, नमी जो वाटर है। ये देखिएगा कैथोड पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन जल के अणुओं द्वारा ले लिए जा रहे हैं ना। इसी तरीके से ये रिएक्शन दिखाया गया है। ये जो इलेक्ट्रॉन है किसके द्वारा ले लिए जा रहे हैं, जल के अणुओं द्वारा ले लिए जा रहे हैं तथा हाइड्रोक्साइड आयन बना रहे हैं। अब ये हाइड्रोक्साइड आयन और ये हमारा Fe+2 क्रिया करके क्या बनाता है,
आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है और यही आयरन हाइड्रोक्साइड जो है वो नमी और जल के साथ क्रिया करके हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है। यही हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड क्या है? ज़ंक है। तो इसको समझ गए होंगे आप लोग, ज़ंक कैसे लगती है ये प्रक्रिया। अक्सर ज़ंक का फार्मूला पूछा जाता है कि ज़ंक कैसे लगती है, ज़ंक का फार्मूला क्या है। तो उसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड ही हमारा क्या है? ज़ंक है। इसका फार्मूला देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था क्या, Fe2O3 इंटू XH2। एक्स का मतलब इसमें अनगिनत अणु, जल के अणु हैं, इसलिए यहाँ पर इसको x ले लिया गया है। इसकी कोई अनगिनत, कोई गिने हुए नहीं है, इसका कोई नंबर्स नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों हमारा टॉपिक है मिश्र धातु यानी एलॉय। वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारा, इसको पढ़ते हैं। देखिए, किसी धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने के लिए मिश्र धातु बनाना एक प्रचलित विधि है। आपको पता है, जो ये हमारी ज्वेलरी बनती है, ये बहुत से ऐसी चीज़ें जिनको आप सिर्फ उनके अगर आप इस सोने को सिर्फ बनाना चाहें सिर्फ सोना धातु से, तो ये इसकी ज्वेलरी बनाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इतने मुलायम होते हैं कि आप इनको कोई शेप या आकार नहीं दे सकते। लेकिन अगर इनके साथ कोई दूसरी धातु मिक्स कर दी जाए तो इनका एक थोड़ा सा कड़ापन आता है, ताकि इनको आप शेप या इनमें डिज़ाइन आप दे सकते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरीके से किसी भी धातु के गुणधर्म, और सोना कितना चमकता है, उसके गुणधर्म को कैसे आपने यूज़फुल में ले लिया, उसमें दूसरी धातु मिलाकर। तो हम ये नहीं कहते कि वो मिश्र धातु, लेकिन उसको मतलब कुछ दूसरी चीज़ें मिलाकर आपने मिश्र धातु बना ली और क्या किया, उससे ज्वेलरी वगैरह चीज़ें ईजिली बनाई जा सकती हैं। किसी धातु के गुणधर्म को बेहतर बनाने के लिए मिश्र धातु बनाना एक प्रचलित विधि है, एक पुरानी विधि। ऐसा समांगी मिश्रण जिनका मुख्य अव्यय एक धातु हो, मिश्र धातु। समांगी मतलब एक साथ दिख जाए, ये नहीं कि उसमें पता चले। तो इस तरह के, जैसे आपने समांगी विलयन पढ़ा था ना, कि एक सार शक्कर को जब आप पानी में घोलते हैं तो एक सार दिखता है ना, इसी तरीके से धातु में जब दूसरी धातु मिला दें तो वो एक सार दिखे, वही हमारी क्या कहलाती? समांगी मिश्रण धातु। जिसका मुख्य अव्यय एक धातु हो, मिश्र धातु कहलाता है। इसे ठोस विलयन भी कहते हैं। ठोस विलयन यही है बच्चों, ध्यान रखिएगा। फिर है, मानव द्वारा प्रागैतिहासिक काल से ही अनेक मिश्र धातु का निर्माण एवं उपयोग हो रहा है। मिश्र धातु बनाने के लिए मुख्य कारण धातु की गुणवत्ता बढ़ाना है। गुणवत्ता बढ़ा दिए, कठोर बनाना, धातु के गलनांक को कम करना। मिश्र धातु आसानी से ढाली जा सकती है तथा इसका विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होता है। यानी कि मिश्र धातु क्यों बनाई जाती है? मिश्र धातु बनाने से आप धातु की गुणवत्ता को बढ़ा दें, ठीक है ना, उसके गलनांक को कम कर दें, उसको कठोर बना दें। मिश्र धातु को आसानी से ढाली जा सकती है और इसका अब हर क्षेत्रों पे, इसका हर उस पे इस्तेमाल होता है। मिश्र धातु बनाने के लिए एक धातु को पिघलाकर उसमें अन्य धातु या अधातु को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है। बाद में इसे ठंडा कर मिश्र धातु प्राप्त की जाती है। इसे बनाते समय धातुओं तथा अन्य धातुओं का चयन उनकी विशेष गुणों के आधार पर किया जाता है, ताकि मिश्र धातुओं में वांछित गुण प्राप्त किया जा सके। लोहा सर्वाधिक उपयोगी धातु है, लेकिन इसका शुद्ध अवस्था में उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि यह अपेक्षाकृत नर्म होता है। अब यहाँ पर लोहा को बता रहा है कि यही आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, सिर्फ लोहा ये इतना नर्म होता है कि आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें थोड़ा सा अगर कार्बन मिला दें तो ये कठोर हो जाता है, यानी ये कठोर हो गया। स्टैंडर्ड स्टील लोहा एक मिश्र धातु है जिसमें कार्बन का अतिरिक्त इसमें क्या मिलाते हैं। अब स्टेनलेस स्टील के ढेर सारे बर्तन भी हैं जो आजकल हम लोग यूज़ करते हैं हर जगह, किचन में, सब जगह बच्चों जो है वो स्टील के बर्तनों का बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ होने लगा है। तो उसमें जो स्टील के बर्तन हैं वो भी क्या है, मिश्र धातु है, जिसमें लोहा में कार्बन के साथ और क्या मिला देते हैं, निकिल और क्रोमियम। देखिएगा, लोहा में क्या क्या मिलाते हैं, निकिल और क्रोमियम। क्रोमियम लोहे को जंग लगने से बनाता है और लोहा की उपयोगिता इससे बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातुएं दी गई, इसको भी आपको होमवर्क में पढ़ना है। जैसे पीतल, इसका अवयव प्रतिशत क्या है और उपयोग, यानी पीतल में कापर अगर 60 से 80% है तो जिंक 40 से 20 है। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बना है, जिंक, कापर और जिंक को मिलाकर पीतल। इसी तरह से कि कांसा में हम लेते हैं तो कापर 75 से 90% है,
और 3 हमारी क्या है, हमारी 25 से 10% है। तो अब आप इसको पढ़िएगा कैसे इसमें अवयव, मतलब कि ये चीज़ों से मिलकर बनी है, ये मिश्र धातुओं के नाम हैं, इनको आपको पढ़ना है, इनके अवयवों को पढ़ना है, इनका उपयोग को पढ़ना है। तो इसको पढ़ के बच्चों अच्छे से होमवर्क में इसको भी डीपली आपको पढ़ना है, ये नहीं कि आपने इसको देखा नहीं और रख दिया। अब यहाँ पे क्रिया क्लास 7 दी, आपने घर और विद्यालयों में उपयोग की जाने वाली धातुओं की सभी सूची बनाए, ठीक है ना। फिर कौन सी धातुएं शुद्ध धातु से बनी, कौन सी मिश्र धातु, ये आप आराम से देख सकते हैं, घर में भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर है छत्तीसगढ़ जो है लोहे एक्स का प्रमुख स्रोत है। यहाँ कई इस्पात संयंत्र भी है। छत्तीसगढ़ में लौह कार्य के लिए एक प्राचीन इतिहास है और अलग अलग क्षेत्रों में लोहे की कारीगिरी की तरह तरह की परंपराएं भी हैं। हमारे पूर्वजों ने न सिर्फ लोहे के अयस्कों से निष्कर्षण की विद्या ढूंढी, बल्कि लोहे से अन्य धातुओं के साथ मिलाकर अनेक मिश्र धातुएं भी तैयार की। यानी छत्तीसगढ़ की जो धातु है लोहा, ये बहुत प्राचीन काल से इसका उपयोग होता रहा है। इससे मिश्र धातु भी बनाई गई और मिश्र धातुओं का इस्तेमाल करके बहुत सी चीज़ें बनाई गई। तो आप लोग इस लेसन को पढ़े हैं बच्चों, सब समझे, अच्छे से सीखिएगा, पढ़िएगा और इसको मिस मत करिएगा और अपने होमवर्क को प्रॉपरली करिए। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चंस थे, अब यहाँ पर 3 क्वेश्चंस और हैं। अधिक लवण युक्त जल में संक्षारण की दर किस प्रकार प्रभावित होगी, मिश्र धातुएं क्यों बनाई जाती हैं, गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं। तो आप पहला वाला, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 क्वेश्चंस ये और 2 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चंस के आंसर को आपको होमवर्क में सेंड करना है। और साथ में हमने सीखा इसको भी अच्छे से होमवर्क में लर्न करना है, पढ़ना है। तो बच्चों इस लेसन को यहीं पर हम लोग क्लोज करते हैं, यहीं पर ख़त्म हो गया आपका लेसन, फिनिश हुआ है, क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग न्यू लेसन को स्टार्ट करेंगे। आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, टाइम पर होमवर्क को प्रॉपरली सेंड करिए और एक दूसरे की चीटिंग को मत किया करिए। आप लोग अपने से बच्चों होमवर्क करिए, अपने से होमवर्क को भेजने की कोशिश करिए। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।